साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने गत वीडियो में आपको बताया था कि चीटिंग का अपराध क्या है और धारा 420 आईपीसी से 318 बीएनएस तक का सफ़र जो तय किया है वो सफ़र क्या है, क्या क्या एलिमेंट होंगे चीटिंग के। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आज डिस्कस करूँगा पनिशमेंट, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या मिथ्स बना रखे हैं कि चीटिंग होते ही तुम लोग जेल पहुँच जाओगे, चीटिंग होते ही तुम तो बच ही नहीं पाओगे। जबकि आसानी से अगर बात को समझा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ श्योरिटी से कि 70% मामलों में पार्लियामेंट ने खुद ने ही चीटिंग के अपराध में जो जेल जाने की पोजीशन है उसको हटा ही दिया है, ऑफेंस ही अवेलेबल कर दिए है मैक्सिमम। तो क्योंकि जब आप सेक्शन 318 बीएनएस को पढ़ोगे तो वहाँ पर 3 क्लॉज हैं, क्लॉज नंबर 2, 3 और क्लॉज नंबर 4। तो 2 और 3 तो अवेलेबल है और 4 जो है नॉन अवेलेबल है। तो स्थितियाँ क्या है, किस तरह से बचें और किस तरह से अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स करें। और जो क्लॉज नंबर 4 है जिसमें खतरा दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन के लिए क्या पोजीशन है और किस तरह से हम बच सकते हैं इस तरह के मामलों में। तो साथियों जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को जो है नोट करते हुए चलेगा, एक एक बात को जो है नोट डाउन करते हुए चलेगा। एक छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि चीटिंग के बारे में मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि whoever fraudulently और dishonestly deceive any person, पहला पार्ट तो ये हो गया, and the person so deceived is compelled to part with any property। तो प्रॉपर्टी की जगह अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, मनी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था। और तीसरी बात है कि उसको इस तरह से इंड्यूस किया गया कि हम उस इंड्यूसमेंट को कहेंगे इंटेंशनल इंड्यूसमेंट। उस कंडीशन में हम उसको कंपेल कर रहे हैं टू डू एनीथिंग और नॉट टू डू एनीथिंग, जिसको हम कहते हैं ओमिसेस। और ऐसा ओमिशन वो नहीं करता या ऐसा कार्य वो नहीं करता यदि उसको डिसीव नहीं किया जाता, या हमने उसकी कंसेंट को इस तरह से ऑब्टेन किया कि हम उसको मजबूर कर दें कि वो किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है ऑथराइज कर दे। तो उस कंडीशन में जो कंसर्न व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है वो चीटिंग के लिए जिम्मेदार होगा, अदरवाइज जिम्मेदार नहीं होगा। और एक बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूं कि स्पष्टीकरण में एक बात लिखिए कि डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ डिसेप्शन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कि अगर फैक्ट है उनको कंसील्ड कर लिया गया है और कंसीलमेंट के पीछे आपकी दुर्भावना है, तो इस सिनेरियो में आप डिसेप्शन की कैटेगरी में होंगे और डिसेप्शन की स्थिति में आप चीटिंग की स्थिति में होंगे। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ना हो, इस बात पर विशेष जो है जोर रखिएगा अगर आपको फंसना नहीं है ऐसे अपराधों में। साथियों एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्लॉज नंबर 2 सिंपली ये बात कहता है कि whoever cheat, जो कोई भी चीट करेगा, शैल बी पनिश, उसके विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने की स्थिति में वो पनिश होगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। वो किसी भी डिस्क्रिप्शन के मीन सिंपल हो या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो फॉर अ टर्म, ऐसे टर्म से जिसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। तो कुल मिला के कितना स्कोप दे दिया पार्लियामेंट ने हमको कि पहली बात तो यह कि अगर चीटिंग का अपराध प्रमाणित हो जाता है तो उस स्थिति में इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जा सकता है। पर वो इम्प्रिजनमेंट कैसा है, 3 साल तक, या तो वो सिंपल होगा या वो रिग्रेस होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इम्प्रिजनमेंट की जगह कोर्ट फाइन भी कर सकती है, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो चाहे तो कोर्ट आपको जेल भेज सकती है या सिर्फ फाइन कर सकती है या दोनों से आपको जो है दंडित कर सकती है। तो यहां पर यह स्कोप है। और इसके अलावा आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं ये ऑफेंसेस हैं नॉन कॉग्निजेबल। मींस अगर कोई व्यक्ति सिंपल चीटिंग के केस को लेके जाता है पुलिस के पास में, तो उस कंडीशन में पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को भेजना होगा और मजिस्ट्रेट उसकी फरियाद सुनेगा, फिर मजिस्ट्रेट आदेश देगा, तो मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस कार्रवाई कर पाएगी या मजिस्ट्रेट स्वयं एज पर द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी कार्रवाई कर पाएगा। तो कितना आसान एक रास्ता जो है पार्लियामेंट ने हमको दे दिया कि आप अगर सही हैं तो कुल मिला के आपका अनवारंटेड शोषण भी ना हो, जिस कारण हम कानून को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपके बेसिक राइट्स जो है अफेक्ट ना हो। तो कानून पहली स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है कि सिंपल केस ऑफ चीटिंग है कि जहां पर कोई विशेष मैनिपुलेशन नहीं है, तो उस सिनेरियो में पनिशमेंट जो है 3 साल तक का है। दूसरी बात है पनिशमेंट इंपोज करने के बजाय मजिस्ट्रेट सिर्फ फाइन भी कर सकता है या आवश्यकता होने पर दोनों भी दे सकता है। पर ये रेयर सर्कमस्टेंसेज में है कि मजिस्ट्रेट सिर्फ फाइन करे। पर यूजुअल ट्रेंड किया इंडियन कोर्ट्स का कि वो पनिशमेंट जब देते हैं तो वो इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन जरूर करते हैं। तो इस पॉइंट पर आप जोर जरूर दीजिए कि अगर अपराध प्रमाणित भी है, क्योंकि सजा के बिंदु पर मजिस्ट्रेट जो है ड्यूटी बाउंड है सुनने के लिए अक्यूज को, तो वहां पर आप फाइन के बिंदु पर भी जोर दे सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू सेंड द कंसर्न अक्यूज टू द इम्प्रिजनमेंट, रादर देन कोर्ट चाहे तो फाइन भी इंपोज कर सकती है। पर यह डिस्क्रिप्शन कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा एज पर द साउंड प्रिंसिपल ऑफ सेटल्ड लीगल पोजीशन, जो कि समय समय पर प्रोपाउंड करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या वेरियस हाई कोर्ट ने। दूसरी बात यह है कि ऑफेंस जो है अवेलेबल है, मीन्स जो गुंडागर्दी है पुलिस की वो खत्म हो गई कि थाने बुला के धमका रहे हैं,
परेशानी कर रहे हैं तो ये परेशानी खत्म हो चुकी है, ऑफेंस इज बेलेबल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट है, तो जहां पर ट्रायल में मजिस्ट्रेट है तो वहां पर चांसेस जो है बेल के ज़्यादा भी हैं, और इसके अलावा चूंकि ऑफेंस बेलेबल है तो वहां पर बेल लेना आपका मैटर ऑफ राइट है। चौथी बात है कि ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल है, जब भी आपका राजीनामा हो जाए भविष्य में परिवादी से तो आप इजीली कंपाउंड कर सकते हैं, नो नीड टू गो टू द हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चन। कितना आसान कर दिया आप तो, कम आपके लिए। और पांचवी बात जो मैंने आपको बताई है, ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, मींस पुलिस सीधी कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस विल एडवाइज यू कि आप जाकर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने जो है कार्रवाई करें। ओके, ये सब बातें किताबी हैं कि वो परिवार ले लेगा और कार्रवाई कर लेगा, सब बेकार की बातें हैं। जहां ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है पुलिस आपको यही बोलेगी आप कोर्ट जाके कार्रवाई करो, भाई हमारे पास स्कोप कम है, ठीक है। और आप अगर मुलजिम हैं तो उस सिनेरियो में आपको ध्यान रखना कि पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो वो क्यों कर रही है। आप पुलिस के पास जाते हो, सीधा का सीधा क्वेश्चन खड़ा करना और ज्ञापन लिखने की हैबिट डालो, जितना लिखोगे उतना फायदे में रहोगे, बोलोगे नुकसान वही खा जाओगे। तो 318 सब क्लॉज 2 BNS की लाइट में आपको ज्ञापन सौंपना है पुलिस को कि जब ये मामले में रेटिंग स्पेसिफिक नहीं हो, ना ही कोई स्पेसिफिकेशन रिकॉर्ड पर है, तो पहले बात तो कार्रवाई ड्रॉप करो, ड्रॉप नहीं भी कर रहे हो तो ऑफेंस चूंकि नॉन कॉग्निजेबल है आपको राइट ही नहीं है प्रोसीड करने का। ये तो रही बात क्लॉज नंबर 2 को लेके। अब आती है बात क्लॉज नंबर 3 को लेके, whoever cheat with the knowledge that he is likely to cause wrongful loss to the person whose interest in the transaction to which the cheating relate he was found either by law or by legal contact to protect shall be punished with imprisonment। तो कुल मिला के क्लॉज नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पढ़ाई में दिखाई देता है, पर इसको सिंपल तरीके से पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा तो काफी इजी जो है हमारे लिए होने वाला है। तो वर्डिंग्स क्या कि whoever cheat, जिसने भी चीट कर लिया, पर यहां वर्ड क्या है, विद द नॉलेज, विद द इंटेंशन नहीं, विद द नॉलेज, ये जानते हुए दैट ही इज, कि वह है। अब यहां पर ही वर्ड भले यूज हुआ है पर ही में शी भी पढ़ा जाएगा क्योंकि शुरुआत में क्या है whoever है, पर कानून ऐसा बना हुआ है कि प्रेफरेंस तो ही को ही है, तो इसलिए वर्ड तो ही लिखा है, ही में शी है पर शी में ही नहीं है, ध्यान रखना। ये इज लाइकली देयर बाय टू कॉज, कि वो कॉज कर सकता है या कारित कर सकता है रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन, कि वो किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कर सकता है जिसके इंटरेस्ट किसी ट्रांजेक्शन में प्रभावित होने की स्थिति है, जिससे वो ट्रांजेक्शन जो है जुड़ा हुआ है और उस ट्रांजेक्शन पे चीटिंग की स्थिति जो है अप्लाई की जा रही है। ही वॉज फाउंड इधर बाय लॉ और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट, कि जिसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है, या तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव में या किसी लॉ के पर्सपेक्टिव में ऐसे इंटरेस्ट वो अफेक्ट हो जाए तो वहां पर चीटिंग को पनिश किया गया है। बट उस चीटिंग के केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो है 5 ईयर का और विथ फाइन, इस पे मैं जोर दे रहा हूं, और विथ बोथ। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको नोट रखनी है कि इस कंडीशन में भी ऑफेंस जो है बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है और कंपाउंडेबल है, मींस नो नीड टू गो टू द हाई कोर्ट, सिंपली वी कुड गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द कंसर्न ट्रायल कोर्ट इफ इट इज गोइंग टू बी कंपाउंड। पर एक बात जो है आपको ध्यान रखनी है, इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हुए, ये अप्लाई कैसे करेंगे प्रैक्टिकल, सुन तो लिया पर कैसे अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल, और कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा केस सब क्लॉज 2 में है या सब क्लॉज 3 के अंदर है। अगर सब क्लॉज 2 में है तो मैंने आपको बता ही दिया कि विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। अब यहां पर केवल एक ही स्पेसिफिक ग्राउंड है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट चीटिंग के चलते जो है वो प्रभावित हो गए। अब कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि मामला जो है हमारा क्लॉज 2 में या क्लॉज 3 में। मैंने आपको स्पेसिफिक करा कि क्लॉज नंबर 2 में जो है बात बड़ी सिंपल है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सामान्य आरोप है तो केस ऑफ चीटिंग है, बट वो चीटिंग सामान्य चीटिंग है, उसमें कोई भी एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट जो है अफेक्ट नहीं हो रहा है कॉन्सिक्वेंटल चीटिंग के अंदर, जो कि सब क्लॉज 3 में है स्थिति। सब क्लॉज 3 में क्या आ रहा है कि ऐसा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कोई लॉ है जिसके तहत कोई इंटरेस्ट किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना था, बट आपने इस तरह से फैक्ट्स को प्लीड किया और उसको डिसीव कर दिया कि वो उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो उस सिनेरियो में ये केस ऑफ चीटिंग होगा। क्लियर है। अब सब क्लॉज 3 के केसेस क्या हैं कि उदाहरण के लिए आपको आपकी पत्नी ने कहा कि हम एक म्यूचुअल डिवोर्स जो है कर लेते हैं और तुम मुझे जो है प्रॉपर्टी दे दो और पैसा भी दे दो, विश्वास रखो कि मैं निश्चित तौर पर आपका जो म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन है वो साइन भी कर दूंगी, सारे केस विड्रॉ भी कर लूंगी। तो उसने आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट किया, ऐसे इंटरेस्ट जो कि 13B की पिटीशन से प्रोटेक्टेड थे, और अल्टीमेटली वो भागी रुपया लेके। इन दैट सिनेरियो शी वुड बी कवर्ड एज पर सेक्शन 318 सब क्लॉज 3 ऑफ BNS, बिकॉज आपके वो इंटरेस्ट जो प्रभावित हुए वो लॉ से और उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट से जो है प्रोटेक्टेड थे। क्लियर हो गया ना आपको, सिंपल हो गया अभी। पर पनिशमेंट इसमें 5 साल है, ऑफेंस यदि भी बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है और पुलिस जो है सीधी इसमें कार्रवाई नहीं कर पाएगी। बट अगर आपकी पत्नी नोटिस से आ जाती है
और कोर्ट कार्रवाई से जो है रहती है, तो उस सिनेरियो में राजीनामा होने की स्थिति में आप उसको इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। अब आते हैं सब क्लॉज नंबर 4 के अंदर, उसमें क्या करें भाई। अब वो क्या है, एक एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ चीटिंग। एक बात नोट कर लेना, सब क्लॉज 4 में जो ऑफेंस है वो है नॉन बेलेबल और इसके अलावा कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बट ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल है, मींस राजीनामा हो जाने की स्थिति में आप ऑफेंस को इजीली जो है ट्रायल कोर्ट से ही खत्म कर सकते हैं। तो वहां पर ट्रायल कोर्ट तीनों ही केस में आपके लिए एज हाई कोर्ट जो है काम करेगा। तो हाई कोर्ट जाने तक का टाइम बच गया, पैसा बच गया, और एक छोटी पिटीशन दाखिल करके आप रेमेडी जो है आसानी से ले सकते हैं। सब क्लॉज 4 क्या है, whoever cheats, ये तो हो गया सेगमेंट नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा है अभी सब क्लॉज नंबर 2 के अंदर। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, कि जो व्यक्ति इंड्यूस हुआ है टू पार्ट विथ एनी मनी टू एनी पर्सन, कि कोई व्यक्ति जिसको इंड्यूस किया गया है या डिसीव किया गया है उसने मनी को जो है पार्ट विथ कर दिया टू एनी पर्सन। अब यहाँ पर एक बात मैं जोड़ दे रहा हूँ कि यद्यपि वर्ड प्रॉपर्टी यूज है, पर मैं प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली समझने में जो है आपको आसानी रहे। वर्ड में क्या यूज कर रहा हूँ, मनी। एंड टू मेक ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि इस तरह से उसको डिसीव किया जा रहा है कि कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बनने या उसके अल्टर होने या उसके डिस्ट्रॉय होने की जो है स्थिति आ गई है। पार्ट नंबर 2 में ये कवर है। तीसरा पार्ट है एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड, ये भी कवर हो गया। एंड विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल, यहां पर अब और नहीं है, अब यहां पर जब इम्प्रिजनमेंट होगा तो फाइन भी होगा ही होगा। पहले 2 केस में अपन ने क्या पढ़ा था, और यहां पर वर्ड है एंड, क्लियर हो गया आपको, और पनिशमेंट है 7 साल तक का। अब ये केस स्टडी जो है क्लॉज नंबर 4 की, वो करना जो है बहुत जरूरी है, समझना जो है बहुत जरूरी है, ताकि हम जब भी मामले को लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम जो है वहां पर फेस नहीं करनी पड़े। कॉपी लो और लिखो फटाफट उसमें कि पहला पार्ट तो है whoever cheats, चीट्स को हम समझते हैं कि चीटिंग की स्थिति क्या है और सामान्य चीटिंग के लिए पनिशमेंट क्या है सब क्लॉज नंबर 2 के अंदर। अब वर्ड क्या है, एंड, चीटिंग भी हो गई और चीटिंग के साथ साथ और वर्ड नहीं है, एंड वर्ड है, देयर बाय इंड्यूसेस डिसऑनेस्टली द पर्सन सो डिसीव्ड, जो पर्सन को आपने डिसीव किया है उसको डिसऑनेस्टली आपने इंड्यूस भी कर दिया। तो यहां पर अब मैं 2 हिस्से कर रहा हूं। सबसे पहले बात, मैंने उन फैक्ट्स को प्लीड किया जो फैक्ट झूठे हैं, जिनकी जानकारी मुझे है कि ये फैक्ट झूठे हैं, बट डिसऑनेस्टली मैं उन फैक्ट्स को रख रहा हूं, या मैं एक्टिवली उन मटेरियल फैक्ट्स को जिनकी जानकारी विपक्षी को अनावश्यक थी उनको मैं कंसील कर रहा हूं। दोनों स्थितियों में ये इंपैक्टफुल केस है डिसीवमेंट का और मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन को इंडिकेट करने का, क्योंकि मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूं कि खुद को बचाऊंगा मैं रॉन्गफुल गेन और जो परिवादी है उसको बचाऊंगा मैं रॉन्गफुल लॉस। तो उस कंडीशन में मैं उसको इंड्यूस करता हूं टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, वापस से मैं जोड़ दूंगा, इसको प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, इसको मनी पढ़ना है, टू डिलीवर एनी मनी टू एनी पर्सन, कि उसको मैंने कहा कि भाई देख ये आदमी है दिल्ली से जो है सामान ले आएगा और ये सामान जो है आपके शहर में बहुत महंगा है, तो जाकर जो है इंक्वायरी कर ले। उससे पूरी इंक्वायरी कर ली, उसको सैंपल दिखा भी दिया, पर वो माल जो है नकली है, पर उसको असली बता के जो है बेचा और मनी जो है उससे ले लिया। तो उस कंडीशन में ये एक ग्रेव केस है चीटिंग का, कि आपने उसको ठगा है, तरीके से ठगा है उसको आपने, ठीक है जी। दूसरी बात ये है, और यहां पर अब एक पार्ट जो है हम हटा के अब इसमें एक पार्ट दूसरा जोड़ रहे हैं कि डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया उस पर्सन को जो डिसीव हुआ टू मेक ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को क्रिएट करने के लिए आपने उसको कंपेल कर दिया। अगर वो इंड्यूस ना हुआ होता, वो चीट ना हुआ होता, तो ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ना बनाता, ना उसको अल्टर करता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय करता। तो उस कंडीशन में भी ये केस ऑफ चीटिंग है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे किसी के पास चेक पड़े में, मैंने कहा भाई तू आजा तेरा पेमेंट करना, तो चेक लिया यार। अब चेक क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मैंने ऐसे चेक लिए, बोले 2 मिनट में बस यूं गया और पैसे लेके आया, अंदर गया और चेक उठा के फाड़ के फेंक दिए। तो मैंने उसको इंड्यूस किया कि वो मुझे वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, एक सिक्योरिटी ऐसी जिसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, या मैंने उसको इंड्यूस कर दिया कि भाई ये ले तेरे पैसे, गिन ले। उसने देख भी लिए पैसे और रास्ते में जो है जाके लुटवा दिया उसको मैंने, या पैसे जो हैं जो दिए हैं वो नकली हैं। कई स्थितियां आ सकती है, क्योंकि ये स्थितियां डिपेंड करती है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे। तो मैंने उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करवा दिया, क्लियर है। या मैंने कहा कि भाई तेरे पैसे जो है मैं दे रहा हूं, चिंता मत कर, तू इस इंस्ट्रूमेंट को आगे इंड्रोस कर दे, किसी को आगे प्रोवाइड कर दे। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है चेक, या कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसको अपन ने जो है यहां पर ऐसा करने के लिए उसको मजबूर कर दिया, तो वहां पर भी केस ऑफ चीटिंग बनेगा। और खासकर हम कैसे जोड़ेंगे इसको मेंस राइट से, कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, वाइफ कहती है मुझे आधा हिस्सा चाहिए, तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए पर मैं
आपको आधा हिस्सा लेने के बाद ही जो है डिवोर्स चूंगी, क्योंकि आपको डिवोर्स चाहिए। तो म्यूचुअल डिवोर्स की स्थिति में अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी मींस एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपनी वाइफ को दे रहे हैं, उसका मांगा हुआ हिस्सा। उस कंडीशन में आपको मजबूर कर रही है कि ये हिस्सा मुझे दे दो तभी मैं साइन करूंगी, तो इसको हम क्लॉज नंबर 3 में भी जो है कवर कर सकते हैं कि उसके कहने से मैंने इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, इस दस्तावेज को जिससे राइट क्रिएट हो रहे हैं उसको उसके हक में लिख दिया और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर कर दिया और उस इंस्ट्रूमेंट से उसके हक में राइट्स क्रिएट हो गए। तो जो मेरे राइट्स है वो खत्म हो गए। तो वो तीनों स्थितियों में कवर हो रहे हैं कि उसने मुझे मजबूर करा उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए टू मेक एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिससे उसके हक में राइट जो है क्रिएट हो जाए, या अपनी राइट्स को अल्टर करने के लिए कि उसके हक में मैं इस तरह से डॉक्यूमेंट लिखूं कि मेरे राइट्स जो है वो अल्टर होके उसके पक्ष में जो है चले जाएं, या इस तरह से डॉक्यूमेंट को लिखूं कि मेरे राइट्स जो हैं मेरे ही संपत्ति में खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और इन सब के पीछे इसकी इंटेंशन क्या थी कि म्यूचुअल डिवोर्स को दिखाना और मुझे कंपेल करना, इंड्यूस करना कि ये सिक्योरिटी जो है आप दे दो या ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे कर दो। और अल्टीमेटली मैंने कर दी, डॉक्यूमेंट को लिख दिया, तो वो सिक्योरिटी मुझसे जो है हट गई, सिक्योरिटी मेरे पर्सपेक्टिव में जो है डिस्ट्रॉय हो गई। क्लियर है? तो उस कंडीशन में क्लॉज नंबर 3 में ये ग्रेव केस जो है कंसिडर होगा और इस तरह से अपन ड्राफ्टिंग करके इसको कवर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड मींस जिस पर्सन को डिसीव किया गया है वो कोई डॉक्यूमेंट को साइन कर दे या सील कर दे। यहाँ उसको अपन कहते हैं भाई ये एग्रीमेंट लिख लो, आपका बिजनेस जो हम खोल देंगे। और बिजनेस जो है हम जब खोलेंगे तो आपको जो है बड़ा आनंद आएगा और बिजनेस आप लोग दुनिया देखेगी कि भाई क्या बिजनेस जो है लेकर आए हैं। तो ऐसा कहते हैं भाई झूठा एग्रीमेंट हम उसे लिखवा रहे हैं, जबकि वो एग्रीमेंट उस पर्सपेक्टिव में लिखा नहीं जा रहा है, वो एग्रीमेंट किसी और पर्सपेक्टिव में लिखा जा रहा है। उदाहरण के लिए हम उससे कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट बिजनेस के लिए, जबकि एग्रीमेंट क्या लिखा जा रहा है, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू गिफ्ट। तो उस स्थिति के अंदर हम उसको मूर्ख बना रहे हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं वो फैक्ट बता के कि आप जो है उस प्रॉपर्टी को जो है एंजॉय करोगे, उस बिजनेस को जो है एंजॉय करोगे जो कि आपको प्राप्त होगा इस एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस में, जबकि वो एग्रीमेंट उस नेचर का ही नहीं, उसका नेचर जो है चेंज कर दिया गया है। बट उसको वो नेचर ना पता करके वो नेचर बताया जा रहा है जिस पे वो बिलीव कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी केस ऑफ चीटिंग जो है बन जाएगा। और चौथी बात है कि विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। लास्ट पार्ट जो है बहुत सिंपल है और ये सेकंड पार्ट का जो है डेरिवेटिव है। उदाहरण के लिए आपने म्यूचुअल डिवोर्स लिख लिया, आपने प्रॉपर्टी को जो है वहां देने का निर्णय भी कर लिया, तो सिंपल कागज था, पर जैसे वो डॉक्यूमेंट लिखा गया और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ वो कन्वर्ट हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो ऐसा कोई कागज जो लिख दिया गया है जो कैपेबल है टू बीइंग कन्वर्टेड टू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसके कॉन्सिक्वेंस में आपको चीट किया गया है, आपको डिसीव किया गया, आपको इंड्यूस किया गया टू पार्ट विद एनी मनी और प्रॉपर्टी, तो वहां भी ये स्पेसिफिक केस है क्लॉज नंबर 4 का। बट ऑफेंस जो है यहाँ पर नॉन अवेलेबल है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि नॉन अवेलेबल होने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था कानून में है, क्योंकि पहले क्या था 41 सीआरपीसी, तो उसके तहत गिरफ्तारी संभव नहीं थी। तो यदि अब भी आप स्पेसिफिक कर रहे हो अपना केस पुलिस को, उनको ज्ञापन दे रहे हो और आपको वो 41 का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल या क्वेश्चनिंग में जाकर जो है लाभ दे सकते हो। बट आपको केस जो है चॉकआउट करना पड़ेगा कि ये एक सिविल डिस्प्यूट था, बट परिवादी ने इस केस का एंगल चेंज करके क्लॉज नंबर 4 में जो है इसको कवर कर लिया। तो सम अप करते हैं इसको अपन क्लॉज नंबर 2, 3 और 4 को। 2 में क्या है, सिंपल चीटिंग। 3 में क्या है कि अगर कोई लीगल कॉन्टेंट है या कोई लॉ है जिससे कोई इंटरेस्ट होना है प्रोटेक्ट, पर आपने चीटिंग करते हुए उस इंटरेस्ट को डैमेज कर दिया, देन इट इज अ केस ऑफ क्लॉज नंबर 3। और क्लॉज नंबर 4 में क्या है कि आपने उस कंसर्न व्यक्ति को इस तरह से डिसीव किया कि वो कोई डॉक्यूमेंट जो है साइन सील कर दे या कोई प्रॉपर्टी जो है पार्ट विद कर दे, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है पार्ट विद कर दे, या कोई ऐसी स्थिति को पार्ट विद कर दे जिसमें जो वो डॉक्यूमेंट है उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके, तो ये क्लॉज नंबर 4 में जो है वो कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पनिशमेंट्स के बारे में हमने आज समझा कि चीटिंग को लेकर क्या क्या स्थितियां हैं और क्या क्या कानून जो है बचाव आरोपी को कानून में जो है उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप जो कंटेंट बताए गए उनको अध्ययन करेंगे और अपने केस में अप्लाई करते हुए रेमेडीज जो है एज पर लॉ कोर्ट से प्राप्त करेंगे। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय बालाजी की।